नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, बार काउंसिल दिल्ली स्पोक्समैन। और आज बात कर रहा हूँ। दरअसल एक मुद्दा ऐसा हुआ अभी परसों। हमारे एक युवा साथी एडवोकेट जो 30 हजारी कोर्ट में थे, उनकी उम्र 26 साल थी। और अभी 4-5 दिन पहले वो मुझसे मिले, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई। ही वॉज वेरी हेल्दी एंड यंग डायनेमिक, मैं कहूँगा कि एडवोकेट। और परसों शाम को पता लगा 5 बजे कि अचानक उनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। तब से मन में था कि ऐसा क्या है जो आदमी के दिमाग में इस तरह की असर करता है कि आदमी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाता है। क्या ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनको हम डायग्नोज नहीं कर पाते, सिम्टम्स को चेक नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस भयानक बीमारी से ग्रसित होते होते जा रहे हैं। इसी बारे में आज मैं आपसे बात कराऊंगा बहुत ही मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा, जिन्होंने अपना जो डीएम किया पीजीआई चंडीगढ़ से इन्होंने किया 2011 में। और ये तब से डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। प्रेजेंटली इज वर्किंग एंड फोर्टिस गुरुग्राम। तो मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा और जानूंगा कि माइंड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे माइंड पर असर ज्यादा होता है, क्या इसकी डिसीज होती है। डॉक्टर विकास, यू आर वेलकम इन आवर शो हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग द सोसाइटी। मैं राकेश शर्मा आपका वेलकम करता हूँ। डॉक्टर विकास, मैंने जैसा आप इंट्रोडक्टरी उसमें अपना बताया कि माइंड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, माइंड एक बॉडी का सबसे अहम हिस्सा है, जैसा हम जान पाते हैं, और आप तो इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको हम तीन चीजों पे बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं कि हमारे माइंड में हमारे कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्या उसकी क्योर है और क्या उसकी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले जो दिमागी जो बीमारियां हैं उनके क्या लक्षण हैं, मैं इस बारे में आपसे जानना दिमाग की बीमारी के लक्षण मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं। चाहूँ। एक जी। सिम्पटम्स होते हैं जो कि अचानक हो से बहुत सडनली होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक में हो सकते हैं। और कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि धीरे-धीरे होते हैं और बढ़ते जाते हैं समय के साथ। तो जी। पहले हम एक्यूट सिम्पटम्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सिम्पटम्स जनरली किसी सीरियस बीमारी का सिग्नल करते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया, एक आपके कोलीग को हेमरेज हुआ था। तो जी। सडनली कोई पेशेंट को हेमरेज होता है या स्ट्रोक होता है, जिसे लकवा बोलते हैं, जिसमें हाथ-पैर की एक अचानक कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब ब्रेन की बीमारी है जिनमें खून की नसों का बहाव अचानक बदल जाता है, या तो खून की नस बंद हो जाती है या फट जाती है। तो उसमें इस लक्षण जो कॉमनली देखे जाते हैं, एक या तो मरीज़ का एक तरफ से राइट साइड या लेफ्ट साइड एक अचानक कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड मूवमेंट कम होगा। कई बार देखा जाता है मरीज़ अचानक से बोल नहीं पाता है या फिर उसकी आवाज़ साफ नहीं होती, आवाज़ में तुतलाहट आती है। कभी-कभी मरीज़ बिल्कुल नहीं बोल पाता है। कुछ मरीज़ों का मुँह टेढ़ा हो जाता है, ये अगर ध्यान से देखें तो मालूम पड़ता है। कभी-कभी अचानक चलते-चलते उनका संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ता है, वो पैर चौड़े करके चलते हैं या गिर जाते हैं। कुछ मरीज़ को तेज़ सर दर्द या अचानक उल्टियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। कभी-कभी अचानक डबल 1 के 2 दिखने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज़ चक्कर आते हैं या मरीज़ बेहोश होता है। तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ सिम्पटम्स हैं, मगर इम्पोर्टेंट चीज़, ज़रूरी बात ये समझने की है कि अचानक होते हैं। मरीज़ बिल्कुल ठीक चल फिर रहा था और अचानक ही उसको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जी। ऐसे सिचुएशन में ये एक स्ट्रोक का इंडिकेटर है, मोस्ट लाइकली उसको स्ट्रोक हुआ है, या तो खून की नस ब्लॉक हुई है या फिर खून की नस फटी है, जिसको हम इसमें ब्लॉकेज या हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये कॉमन सिम्पटम्स होते हैं, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अचानक होते हैं, इसलिए इसमें मरीज़ की हालत तुरंत बिगड़ती है और ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों को उनके रिश्तेदार, दोस्त अस्पताल पहुँचा देते हैं। बट तो इसमें जल्दी से पहले जल्दी पहले अस्पताल। से कोई ऐसा बॉडी में चेंजेस कुछ ऐसी महसूस कर सकता है आम आदमी कि उसको कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज हो रही है। देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो बीमारी किस वजह से हुई है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लें, आजकल 50 साल के बाद काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा, उच्च रक्तचाप, शुगर की समस्या, डायबिटीज़, मधुमेह या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या हार्ट की दिक्कत होती है। तो अगर किसी को बैकग्राउंड में पुरानी इलनेस है, तो उसको अगर ये अचानक सिम्पटम होते हैं, तो उनको इस तरह की बीमारी का होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसे मरीज़ को, अगर जिसकी शुगर ठीक नहीं चल रही है या ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा रहता है, या वह उसका ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या उसको कोई हार्ट की समस्या है, कभी हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट कमज़ोर है, या वह स्मोकिंग करता है, तो ये सब जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं,
उन लोगों में अचानक ऐसे अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है किसी यंग आदमी को 25-30 साल का लड़का है, उसको अचानक ऐसा हो जाए, तो उसमें कुछ अलग किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो उसमें हमेशा पहले सिम्पटम्स ज़रूरी हैं ऐसा नहीं हो, मगर हाँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मरीज़ बोले मेरे को आधे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे सर में कुछ भारीपन है या कुछ आज दर्द ऐसा हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अनयूजुअल हम्म। टाइप ऑफ हेडेक होता है या कुछ इस तरह के सिम्पटम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इलनेस। जैसे कभी दिमाग का इन्फेक्शन है तो उसको बुखार आ गया, तेज़ बुखार आया, मरीज़ बेहोश हो गया है, उसे दौरे पड़ रहे हैं, वो पहचान नहीं रहा है या उल्टी-सीधी बात कर रहा है। तो उस बात पे निर्भर करेगा इस प्रश्न का उत्तर कि वो किस तरह की बीमारी है और उसका बैकग्राउंड पेशेंट का क्या है, तो वो वेरी कर सकता है मगर हाँ, कभी-कभी किसी को जैसे किसी को मिर्गी की दिक्कत हो तो कभी-कभी कुछ घंटे पहले मरीज़ को कुछ अजीब-सा लगने लगेगा कि मुझे कुछ अजीब-सा होने वाला है या कुछ ठीक नहीं है। कभी सर दर्द के मरीज़ को कभी-कभी कुछ पहले कुछ आँखों के आगे रोशनी चमकती दिखाई देगी या उसे कुछ अलग-सी आवाज़ सुनेगी या उसको कुछ किसी अजब तरह की स्मेल से उसको एवर्जन होगा कि उसको कोई स्मेल आई तेल की जैसे तेल है या गैस की स्मेल है या कोई बदबूदार चीज़ है, उसकी स्मेल उसको लग रही है और उस स्मेल से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। स्मेल तो वो कर रहा है, मगर उसको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो कुछ अनयूजुअल अलग किस्म के कुछ सिम्पटम्स कुछ लोगों में इस तरह की बीमारी से पहले आते हैं। तो अगर वो नहीं, आते हैं तो हमें शक हो सकता है कि सीरियस बीमारी है, मगर कभी-कभी ऐसा हमेशा नहीं होता कि हो। जैसे किसी का अंदर खून की नसें कमज़ोर हैं, तो जब तक वो न खून की नस फटती नहीं, तो सिम्पटम नहीं आते। जैसे कोई 25 साल का लड़का है, उसका खून की नस फट गई, बीपी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, वैसे हेल्थ स्टेटस ठीक है, कोई और लॉन्ग टर्म इलनेस नहीं है। तो हम्म, अंडरलाइन कोई जेनेटिक डिज़ीज़ की वजह से उनकी खून की नसें वीक हो जाती हैं, तो उसको फट के उसे एन्यूरिज़्म बोलते हैं। तो एन्यूरिज़्म फट जाता है और उससे दिमाग में ब्लीडिंग होती है। तो यंग पेशेंट्स में एक कारण ये हो सकता है। नहीं, कई बार आपने खून की नस फटने की बात की। कई बार हुँ। नोज से ब्लीडिंग होती है, इसे हम लोग हिंदी में नक्सीर बोल देते हैं। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। भी क्या माइंड से रिलेटेड कुछ होता है या कोई सिम्टम है ऐसा, या वो नॉर्मल है? नक्सीरी 2 तरह की होती है, एक होती है कि मामूली सी थोड़ी-सी ब्लीडिंग हुई और आपने उस नाक को बंद किया और थोड़ी देर में रुक गया, वो कॉमनली इंजरी से होती है, जैसे किसी ने उँगली नाक में डाल के साफ की, ये एक कारण ये होता है। दूसरी नक्सीरी होती है, जो बहुत ज़्यादा खून बहता है, आसानी से नहीं रुकता है, ऐसे मरीज़ों की नक्सीरी जनरली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो जिनका ब्लड प्रेशर अचानक तेज़ी से बढ़ गया, तो अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से खून की नस नाक के अंदर फट जाती है और उससे ब्लीडिंग होती है, वो ऐसे मरीज़ का अगर हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा और वो ब्लीडिंग को रोकने में परेशानी भी होती है। इसमें अक्सर ईएनटी के डॉक्टर को आके उसमें उस प्रोसीजर करके पैकिंग करनी पड़ती है, ताकि लेकिन वो रुक जाए। माइंड से उसका रिलेशन नहीं है, उसका माइंड से ब्रेन डायरेक्ट से। रिलेशन नहीं है। वो ये बता रहा है कि दिमाग ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और नस फट गई। हाँ, मगर ऐसे मरीज़ को दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। मगर ज़रूरी नहीं है कि नाक की नस और ब्रेन की नस साथ में फटे, वो अलग से भी हो सकता है। हो सकता है अगली बार उसका 2 महीने बाद ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़े तो दिमाग की नस फट जाए, तो वो संभावना है। मतलब उसको खतरा है, औरों से ज़्यादा खतरा है कि हो सकता है, बट वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। उसको क्योंकि वो जिस परेशानी, जगह की न अगर ये नाक की एक दो बार, दो चार बार अगर साल में हो जाती है, तो उसको चेकअप कराना चाहिए। हाँ जी, अगर किसी को बार-बार फ्रीक्वेंटली ना नाक से ब्लीडिंग होती है, तो उसको एक तो पहले ईएनटी डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करना है कि लोकल बीमारी तो नहीं है। अगर ईएनटी डॉक्टर क्लियर कर देता है कि कुछ नहीं है, तो फिर ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना है। हो सकता है उस मरीज़ का बीच-बीच में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो और उससे खून ज़्यादा बह रहा हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि कई लोगों को आधे सिर में दर्द होता है, उसको हम लोकल लोग कहते हैं आधा सीसी का दर्द है। और कुछ मिथ्स हैं कि वो दवाइयों से नहीं, कुछ और टोने टोटकों से ठीक हो जाता है, या देसी दवाइयां करने से हो जाता है, सिकाई करने से हो जाता है। तो वो आधा सीसी नहीं है, वो हाफ माइंड में, आधे हिस्से में अगर दर्द है, तो वो माइंड से हुँ। रिलेटेड ही है। जी हाँ, ये दिमाग की बीमारी है, हम टेक्निकली इसको माइग्रेन बोलते हैं। अगर आप ये शब्द देखेंगे गूगल में माइग्रेन नाम से होता है। माइग्रेन में काफ़ी लोगों को आधे सर में ज़ोर से नस फटती है, तेज़ दर्द होता है। उनको अक्सर शिकायत होती है, उनका जी कच्चा आ रहा है, उल्टी करने की इच्छा हो रही है। कभी-कभी उल्टी हो भी जाती है। साथ ही कई लोगों को धुंधला दिखता है या कभी-कभी आँखों के आगे कुछ अजीब-सी रोशनी दिखाई देती है। तो काफ़ी माइग्रेन मरीज़ों जिसे को उस आपने जिक्र किया, जिनसे माइग्रेन माइग्रेन, होता है। ये तो बहुत आम बीमारी माइग्रेन है। में बहुत एक कॉमन सा हो गया है, बहुत लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल, माइग्रेन है। मैं सिर दर्द होता बिल्कुल। है, मैं दवाइयां लेता हूँ और सालों साल से चला आ रहा है। तो वो हुँ। एक लंबा प्रोसेस है, बट अल्टीमेटली क्या वो माइंड को इफेक्ट करता रहता है? वो माइंड को अफ़ेक्ट करता है। बेसिकली माइग्रेन में क्या होता है कि जो आपकी जो सर की नसें जो सेंसेशन जो स्कैल्प से बालों से अंदर दिमाग में जा रही हैं, उनकी हरकत बढ़ जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। तो मामूली से भी स्ट्रेस पे जैसे किसी ने खाना टाइम से नहीं खाया, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया या नींद पूरी नहीं हुई, कोई भी शारीरिक या मानसिक तनाव से वो नसों की हरकत बिगड़ जाती है और उससे फिर वो सर दर्द होने लगता है। तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी जेनेटिक भी होती है। कुछ लोगों को मामूली स्ट्रेस से ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा देखा गया जिनको माइग्रेन होता है अक्सर उनके घर में माता या पिता, भाई-बहन ऐसे काफ़ी मरीज़ों में उनके उनको होता है तो इसका जेनेटिक बेसिस होता है और कभी-कभी जेनेटिक बेसिस ना भी हो, तो ज़्यादा स्ट्रेस होने से, कोई मौसम खराब होने से, कोई भी शारीरिक या मानसिक स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं, उसकी वजह से उनको उस तरह का दर्द होता है और फिर वो उस दर्द से परेशान होते हैं। मगर हाँ, जब वो दर्द
महीने में 3-4 बार से ज़्यादा हो रहा है, तब उसके लिए आपको कुछ रेगुलर उपचार और दवाई की ज़रूरत है। अगर महीने 2 महीने में 1 या 2 बार हो गया, तो आप एक रूटीन पेन किलर से काम चला सकते हैं। ये क्योरेबल है? माइग्रेन का जो पेन है ये क्योरेबल है? देखिए, माइग्रेन क्योर इन द सेंस जैसे अब आपने कहा कि अगर कोई खाँसी-जुकाम में इन्फेक्शन है, वो क्योर हो गया। माइग्रेन को दवाइयों से काबू में ला सकते हैं, हाँ। और कुछ लोगों में मान लिया हमने 5-6 महीने दवाई दी, तो कई मरीज़ों में कुछ सालों तक कई बार माइग्रेन ठीक रहता है, मगर फिर वह दोबारा वापस हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो जड़ से खत्म हो क्योंकि वो नसों की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेस में फायर करती थी। अब आप मान लीजिए आपका आपने रूटीन अच्छा कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया मरीज़ ने, तो उसको स्ट्रेस ट्रिगर नहीं कर रहा, तो दर्द नहीं हो रहा। उसने फिर दवाइयाँ कुछ महीने ली, फिर उसने बंद कर दी और 2-4 साल उसने अब लाइफ़स्टाइल अच्छा रखा तो स्ट्रेस नहीं है, मगर फिर स्ट्रेस दोबारा आ सकता है, किसी भी कारण से, तो वो दोबारा आ सकता है। तो हम इसको क्योर खत्म तो नहीं कर सकते मगर हाँ, कंट्रोल काफ़ी हद तक दवाइयों से और लाइफ़स्टाइल मेजर से कर सकते हैं। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनका सर भारी रहता है। सर भारी से मतलब उनको, उसको पेन में भी आप डिफाइन नहीं कर सकते और नॉर्मल भी हुँ। नहीं, सर भारीपन है और वो कंटिन्यू रहता है। तो वो क्या है? उसको हम लोग अपने न्यूरोलॉजी के फील्ड में टेक्निकली टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। बेसिकली ये भी एक तरह का माइग्रेन की तरह की बीमारी समझ सकते हैं, मगर इसका सिम्पटम जो आपने डिस्क्राइब किए उस तरह के होते हैं कि सर में भारीपन है या कोई वज़न रखा हुआ है या बस दुखता रहता है। तो ये भी एक तरह का माइग्रेन है, मगर इसका जो दवाइयाँ जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो थोड़ी-सी अलग होती हैं और ये कम खतरनाक होता है, मगर अगर हाँ, ये मरीज़ को ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसकी दवाई देनी चाहिए। ठीक तो है? और जो ज़्यादातर कुछ इसमें दर्द पीछे की साइड होता है। हाँ जी। कुछ लोगों को हुँ। दर्द होता है, जिसे हम अपना बुद्धि बोलते हैं या मतलब नेक के पिछले हिस्से में। तो हुँ, नेक हुँ, के हुँ। पिछले हिस्से में जो पेन है वो बड़ा क्यूट होता है कई लोगों को। तो वो भी माइंड से ही रिलेटेड है या उसके दूसरे रीजन देखिए, से? अगर इसमें 2 चीज़ एक चीज़ हमें समझनी है, अगर वो आप सर के पिछले हिस्से की बात करें जो गर्दन से ऊपर है, तो वो हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक जो मैंने बोला। अगर वो गर्दन के पीछे है, तो ऐसा दर्द जनरली स्पॉन्डिलोसिस या जिसको सर्वाइकल बोलते हैं हम लोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क की बीमारी, वो या उससे रिलेटेड होता है। तो और यूजुअली वो 40-50 की आयु के बाद पाया जाता है। तो उसमें बेसिकली मरीज़ को सबसे कॉमनली ट्रीटमेंट उसका एक्सरसाइज़ होता है, जो एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उससे वह कंट्रोल में आता है। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी दवाई या सेकाई की जा सकती है। सर्वाइकल इज नॉट रिलेटेड टू माइंड ब्रेन नहीं, डिसीज? सर्वाइकल इज़ नॉट सर्वाइकल बेसिकली स्पाइन की बीमारी जो रीढ़ की हड्डी की अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, उनमें उम्र के साथ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से जो नसें रीढ़ की हड्डी से बाहर निकल के हमारे हाथ-पैर में जा रही हैं, वो दब जाती हैं, खिंच जाती हैं। उसकी वजह से वह दर्द ट्रिगर होता है और वहाँ पे अकड़ाहट पैदा होती है। तो तो ये रीढ़ की आम आदमी उसको कैसे पहचाने कि ये सर्वाइकल ही है, ये कोई माइंड से रिलेटेड मुझे डिसीज नहीं? देखिए, अगर अगर मरीज़ को मेनली दर्द गर्दन के पिछले हिस्से में, गर्दन के पीछे हिस्से में या कंधे में या कंधे के आस-पास बाजू में दर्द जा रहा है और गर्दन के पीछे टाइट रहता है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क डिज़ीज़ का लक्षण है। जबकि अगर दर्द उसका सर माथे पे, सर पे जहाँ बाल हैं या पीछे की तरफ कानों के ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पीछे देख सकते हैं, इस तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ अगर दर्द बता रहा है, तो वह सर की नसों का दर्द है। तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है और अगर गर्दन के पीछे यहाँ पीछे साइड में यहाँ दर्द हो रहा है, तो यह आम तौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दिक्कत होती है या कभी किसी को चोट लगी हो, मोच आई हो, उससे हो सकता है। एक और चीज जो बड़ी कॉमन, जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन, हुँ, हुँ, कि वो आदमी डिप्रेशन में है या मैं डिप्रेशन में हूँ, ये डिप्रेशन हुँ। का भी ब्रेन से ही सिस्टम कुछ रिलेशन है? जी हाँ, डिप्रेशन दिमाग से संबंधित है। डिप्रेशन में बेसिकली दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल एक बैलेंस में जब तक चलते हैं तो दिमाग की स्थिति ठीक रहती है। मगर कुछ केमिकल्स की मात्रा का जो संतुलन है, अगर वो दिमाग में कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उससे डिप्रेशन ट्रिगर होता है। तो सेरोटोनिन, डोपामाइन ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स ब्रेन में नॉर्मली पाए जाते हैं। बट जब इनकी क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन में डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, उससे डिप्रेशन ट्रिगर होता है और फिर मरीज़ को डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। तो दिमाग के अंदरूनी डिस्टर्बेंस होता है, मगर इसमें एमआरआई इत्यादि जो बेसिक टेस्ट है वो ठीक होंगे। तो इसका डायग्नोसिस बेसिकली मरीज़ के सिम्पटम से होगा। तो ये डिप्रेशन भी क्योरेबल है? डिप्रेशन भी हाँ, काफ़ी हद तक हम उसको दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोगों में खत्म भी हो जाता है, मगर कभी-कभी डिप्रेशन वापस आ सकता है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर मरीज़ नियमित रूप से लेता है, डॉक्टर की सलाह से उनको लेता रहता है, तो अच्छा आराम दवाइयों से हो सकता है। बट डिप्रेशन जो है आदमी की मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, या ये कोई डिसीज हो जाती है जिसकी वजह से हो जाता है? जैसे कि देखिए डिप्रे हुँ, इन द सिंपल वे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे मेरे हिसाब से जो मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उस हिसाब से मुझे आउटकम नहीं आ हुँ, पा रहा है, मेरे बिजनेस नहीं चल पा रहा है, और मैं डिप्रेस या मैं बहुत ज्यादा डेबिट्स में चला गया हूँ। तो कई हुँ। लोगों को बड़ा गुमसुम देखा गया है, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, और कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि आप डिप्रेशन में आ गए। या जो आजकल यंग कपल्स हैं,
यंग बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, उनको एक वो हुँ, जो किसी से अफेक्शन हुआ, लव हुआ, वो ब्रेकअप हो गया, तो वो बड़े चुप, और एक अलग स्टाइल उनका बन जाता है, माइंड सेट बन जाता है। हुँ, तो हुँ। वो सब क्या वो ब्रेन की डिसीज हो जाती है, या वो सिर्फ एक हमारी थॉट प्रोसेस के कारण होता देखिए, इसमें 2 इस इश्यू के 2 पहलू हैं। एक होता है ब्रेन की अंदरूनी टेंडेंसी की डिप्रेस होना। मान लिया आप किसी परिवार में जहाँ सारे लोग खुश बैठे हैं, कोई आपस में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, कोई स्ट्रेस का कारण नहीं, मगर वह मरीज़ इंसान गुमसुम और परेशान है, तो उसको इंट्रिंसिकली डिप्रेशन है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के केमिकल्स ही अंदरूनी डिस्टर्ब्ड हैं। और जो आपने सिचुएशंस बताई, ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं कि भई जॉब नहीं मिल रही, घर में पैसे की तंगी है, पति-पत्नी का झगड़ा है, बच्चों से अनबन है, तो ये सब इनको हम साइकोसोशल स्ट्रेसर्स बोलते हैं या ट्रिगर्स बोलते हैं, जिससे डिप्रेशन अनमास्क होता है। तो इनका पर्पस जानने का ये होता है कि जिन लोगों में टेंडेंसी डिप्रेशन की, हो सकता है वे ठीक रहें, मगर अगर इस तरह के स्ट्रेसर्स उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, तो फिर ये अनमास्क होने से डिप्रेशन बाहर निकल के आता है और डिप्रेशन के सिम्टम और बढ़ जाते हैं। तो ये बीमारी को बढ़ाने में मदद करते हैं। मदद तो नहीं बोलना चाहिए, मगर उसको बढ़ाते हैं। है। उसका एक अगर किसी को माइल्ड फैक्टर है, डिप्रेशन है, उसको इंक्रीज बिल्कुल, करने ये का एक ट्रिगर फैक्टर करते हैं। बन जाता एक बिल्कुल, एक होता है इंट्रिंसिक ब्रेन की टेंडेंसी अंदरूनी, जिससे वो डिप्रेशन को प्रोन होते हैं वो लोग। और ये जब इस तरह के स्ट्रेसर्स लाइफ में आते हैं जो आपने मेंशन किए, इनसे डिप्रेशन और बढ़ जाता है। सॉरी। है। कुछ लोगों को कुछ लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती, बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल भी बिल परेशानी है, हेल्थ की भी परेशानी है, और सोशल भी कुछ परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कोई डिफेमेशन हो गया या कुछ हो गया, या कोई भय है उनको कि मेरे साथ ये ना हो जाए, लेकिन फिर भी मस्त रहते हैं, ऐसा देखा जा रहा है सोसाइटी में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी सो कॉल्ड डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वो कोई माइंड की कोई ऐसी वेन्स या आर्टरीज हैं, या कोई माइंड में कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक रीज़न होता है जेनेटिक, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को, जैसे किसी की फैमिली में किसी को डिप्रेशन या कोई साइकियाट्रिक इलनेस की टेंडेंसी, तो जेनेटिकली उनका ब्रेन वायर्ड इस तरह से इंटरनली कि उनको माइनर इफेक्ट से ही, माइनर स्ट्रेस से डिप्रेशन ट्रिगर होता है। जैसे कोई अब देखें, कोई किसी काफ़ी लोग हैं जो देश में बेरोज़गार हैं, मगर हर कोई इतना डिप्रेस नहीं है, तो कोई आदमी उसको लड़ने की मानसिक तौर पे क्षमता रखता है, कुछ नहीं रखते, वो जेनेटिक होता है। दूसरा होता है कि जैसे कि रिस्पॉन्स उसमें कैसा हुआ, तो जिनका कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैंने कहा जेनेटिकली प्रोन, दूसरी होती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब वो जो बच्चा, जब वह इंसान बच्चा था, वो किस तरह के माहौल में पड़ा-बड़ा। अगर उसने ऐसे माहौल में देखा जहाँ माता-पिता छोटी-छोटी से परेशान हो रहे हैं, वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं कर पा रहे, तो बच्चा भी वो सबकॉन्शियसली इम्बाइब करता है। तो जिस तरह के एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, आस-पास परिवार में, दोस्तों में, अगर वहाँ एनवायरनमेंट में लोग छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान होते हैं, तो वह भी सबकॉन्शियसली सोचता है कि शायद यही सही रिस्पॉन्स है, ऐसे ही करना होता है। तो बॉडी फिर वैसे रिएक्ट करती है। और कुछ लोग जैसे हम देखे होंगे, गरीब तबके के लोग हैं, वो इतना ज़्यादा कष्ट झेलते हैं, रोज़ मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ों का इंटरैक्शन, जीन्स एंड एनवायरनमेंट। जीन्स मतलब जो इंसान पैदा लेके हुआ है, जो शरीर के अंदर है, दिमाग में जिसके साथ है, और एनवायरनमेंट मतलब उसने क्या देखा। अगर कोई गरीब घर में हम जाके देखें तो लोग बहुत खराब हालत में रह रहे हैं, मगर वे फिर भी काफ़ी खुश रहते हैं। वह गुमसुम नहीं, उदास नहीं, वो जिससे है उसमें संतुष्ट हैं। तो ये दोनों चीज़ों के मिश्रण की वजह से ये डिसाइड होता है कि उसको डिप्रेशन की टेंडेंसी होगी नहीं। अगर आपका टेंडेंसी है ज़्यादा, मगर आपका एनवायरनमेंट, फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, तो डिप्रेशन कंट्रोल में आता है। और माइनर डिप्रेशन कई बार खत्म तो नहीं, बट कंट्रोल में काफ़ी हद तक हो जाता है और मरीज़ उससे परेशान नहीं होता है। एटलीस्ट वो मेजर डिप्रेशन जो रूटीन डिस्टर्ब करता है, वो नहीं होता है। मगर अगर आपका फैमिली का एनवायरनमेंट या आस-पास का एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा पल रहा है या वह टीनेजर पल रहा है, वो खराब है या वो कंड्यूसिव नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तब डिप्रेशन के सिम्पटम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। एक माइंड जो को। हम लेके जी हुँ। जी जी जी। एक चीज़ जो इंसान लेके पैदा हुआ, जिससे वो शरीर में भगवान ने दी, और एक चीज़ जो उसने अपने आस-पास एनवायरनमेंट मिली। इन दोनों के इंटरैक्शन से डिसाइड होता है कि डिप्रेशन ट्रिगर होगा कि नहीं। डॉक्टर साहब, एक और चीज है, कुछ लोगों को देखा गया है कि एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम गुस्सा बहुत आता है। कुछ लोगों को नहीं आता है, या बहुत कम आता है, या बहुत, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आता, वो मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या ये हुँ। कोई माइंड की कोई सिचुएशन है, या कोई नसों का कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक आदमी को एकदम हाइपर हो जाना, और एक आदमी उसको नॉर्मल रहना, एक ही कंडीशन में इसमें एक ही सर चीज इसमें भी जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था, इसी कंटिन्यूएशन में, ये बेसिकली 2-3 चीज़ों में बढ़ते हैं। कुछ इसको पर्सनैलिटी ट्रेट बोलते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी थी, कुछ लोग होते हैं उन्हें अपनी बहुत वाह-वाही सुननी, अपनी इंपॉर्टेंस पसंद है। कुछ लोग होते हैं उन्हें छोटी-सी चीज़ पे परेशान होना है। कुछ लोग होते हैं बार-बार साफ-सफाई करनी, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है लोगों की। एक ये होता है जिससे कि वो पैदा हुए थे, जेनेटिक, ठीक है? कुछ होता है कि वह आस-पास के माहौल को देख के उसको इम्बाइब कर लेते हैं। तो उससे, जैसे किसी ने अपने बच्चे ने घर में लड़ाई-झगड़ा देखा तो वह भी गुस्सैल हो, झगड़ा हो। किसी के घर में बाकी लोग बहुत पूजा-पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो वह भी पूजा करने लगता है। तो ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए।
और एक होता है कभी-कभी कुछ साइकियाट्रिक बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको आमतौर पे साइकियाट्री के डॉक्टर हैंडल करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। तो इसमें इसमें अगर वह कभी-कभी माइनर बाइपोलर डिसऑर्डर उसमें भी मरीज़ कभी-कभी उत्तेजित हो जाता है, तो वह माइनर बाइपोलर या साइकियाट्रिक इलनेस का भी सिम्पटम हो सकता है। तो इसमें हमारे लिए एज़ अ ले पर्सन जज करना किसी के लिए कि वो बीमारी का हिस्सा है कि नहीं थोड़ा मुश्किल है, उसमें थोड़ा डिटेल एनालिसिस चाहिए। बट ये पर्सनैलिटी ट्रेट भी हो सकता है और कभी-कभी किसी साइकियाट्रिक इलनेस का सिम्पटम भी हो सकता है। तो तो ये उसके लिए स्ट्रेस डिटेल थोड़ा स्ट्रेस एनालिसिस। जो है वो माइंड को इफेक्ट ज्यादा करती है। स्ट्रेस में हाँ रह जी, रहा है आदमी, टेंशन में रह रहा है, और उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है, या उसका वर्क प्लेस पे उसको बहुत सारी टेंशन्स हैं। तो ये सारी हुँ। टेंशन्स माइंड के किस तरह से असर करती हैं, और माइंड को उसका क्या डिफेक्ट आ जाता है? देखिए, इसको सिंपल शब्दों में सोचिए, स्ट्रेस जैसे भी होता है, जब स्ट्रेस किसी शरीर पे असर करता है, तो स्ट्रेस करने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस हार्मोन्स तब रिलीज़ होते हैं जैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो, जैसे कि आप किसी को के कोई कहीं जा रहा है, किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो वो 2 मिनट के लिए वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो आदमी को वो भागने के लिए मदद करते हैं कि वो अपनी जान बचाए या लड़े। फाइट और फ्लाइट बोलते हैं इसको। या तो वो लड़ेगा, जैसे कि आप देखा होगा कि बिल्ली कोने में खड़ी है, किसी ने उस पे हमला किया, या तो वो डर के भाग जाएगी या फिर पंजा लगा के लड़ेगी। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है। अगर ये 2-4 सेकंड, 2 मिनट रहेगा, वो मरीज़ को या इंसान या उस जानवर की जान बचा सकता है। मगर ये अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म घंटों तक रहा, कई दिनों तक रहा और रात को सो नहीं पा रहा, तो ये स्ट्रेस जो नॉर्मल हार्मोन जो ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ कई घंटों तक, दिनों तक होते हैं, बॉडी को अंदर-अंदर खराब करते हैं। इनसे क्या होता है, शुगर शरीर का बढ़ता है, इनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उससे मरीज़ को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी, नींद ना आ पाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर इसको जिसे लॉन्ग टर्म आजकल लोग स्ट्रेस कहते हैं जी, हम स्ट्रेस्ड आउट हैं। एमएनसीज़ में लोग काम कर रहे हैं जी, हमें स्ट्रेस है बहुत। क्योंकि हम्म। काम का लोड इतना ज़्यादा है, वो मीटिंगें बहुत लंबी चल रही हैं, लंबे वर्किंग आवर्स हो गए हैं, खाने का टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, लेट नाइट मीटिंग। कोविड में खास तौर से ऐसा काफ़ी देखा गया था कि लेट नाइट तक मीटिंग्स थी, हमने ऐसे काफ़ी मरीज़ों को देखा था। तो बेसिकली जब जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बॉडी का शॉर्ट टर्म के लिए मरीज़ उसको फ़ायदा करता है, अगर वो लॉन्ग टर्म वही स्ट्रेस का माहौल बॉडी में रहता है, तो जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं लॉन्ग टर्म से शरीर को नुकसान करते हैं। अब बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो उससे ब्रेन पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, ब्रेन में स्ट्रोक आने का रिस्क होता है। याददाश्त पे असर पड़ता है, नींद कम आएगी, डिप्रेशन, एंग्जायटी, तो ये सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। हाँ, ब्रेन पे, माइंड पे असर पड़ता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होगा तो मरीज़ थका हुआ महसूस करेगा, वह परेशान रहेगा, उसको ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो लो फ़ील करेगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग पे भी इनडायरेक्टली असर करती हैं। याददाश्त पे आपने जिक्र किया, तो मैं याददाश्त पे एक सवाल मेरा ये है। अक्सर मैंने लोगों को सुना है आफ्टर दी सर्टेन एज, मे बी 50, मे 55 और 60, कि वो आज किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, और सम डायलॉग्स बिटवीन सम पर्सन्स होता है, और अगर वो 4 दिन बाद वही आदमी उनको दोबारा मिलता है, या 6 दिन बाद, या हफ्ते बाद मिलता है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज हिज नेम, और मैंने इससे क्या बात की। तो ये भी कोई माइंड की स्टेज है? ये भी एक बीमारी का एक शुरुआत का स्टेज होता है, इसको हम टेक्निकली डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया मतलब ऐज के साथ जो दिमाग की नसें होती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा सिकुड़ती हैं, तो उससे जो याददाश्त मेमोरीज़ बनती हैं, जिन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे आपने उदाहरण दिया, 4 दिन बाद वे पहचान नहीं पाया, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ वीक हो जाती हैं, उस वजह से ऐसे लोग इन चीज़ों को पहचान नहीं पाते। थोड़ा बहुत मामूली चीज़ें भूलना 60-65 के बाद आम है, वो थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि अपनी किसी ने कलम कहाँ रख दिया, मैंने वो किताब कहाँ रख दी, कोई भी छोटी-मोटी चीज़ रख के भूल गए, चाबी कहाँ पड़ी है, ये चीज़ मिसप्लेस हो गई। तो ये सब चीज़ें छोटी-मोटी, बट ये जब ज़्यादा बढ़ जाती है बीमारी, तो उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें कि मरीज़ की जो दिमाग की नसें कमज़ोर होने से वह अपना नॉर्मल जो दिमाग का लेवल काम है, चीज़ें ऑर्गनाइज़ करना, प्लानिंग करना, पैसों का हिसाब-किताब, रोज़मर्रा कहाँ पे जाना है, मुझे क्या रूटीन करना है, किससे बात करनी है, क्या हिसाब करना है, जो भी उसका जॉब का रिक्वायरमेंट है डेली, जो भी वो काम करता है, वह डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता, वो चीज़ें भूल जाएगा, कहीं वो रखेगा, सामान भूल जाएगा। गाड़ी चला रहा है, अगर डिमेंशिया होता है, कई बार वो गाड़ी से गलत मकान में पहुँच के फिर रियलाइज़ किया, अरे! मैं तो गलत मकान में आ गया। और जैसे आपने उदाहरण दिया, चेहरा नहीं पहचान पाए, तो ये बेसिकली ब्रेन की बीमारी है, जो कि ऐज बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है और कुछ लोगों में ज़्यादा सीवियर होती है, तो उनको परेशानी ज़्यादा करती है। तो तो इसका इसको हम कोई डिमेंशिया क्योर, बोलते हैं। इसकी इसकी कोई क्योर है? इसका कोई मेडिसिन हैं डिमेंशिया जिससे के वो? लिए जी। डिमेंशिया के लिए देखिए, अगर डिमेंशिया एस्टेब्लिश्ड है, तो हम दवाइयों से उसको कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। 15, 20, 40, 50% तक। पूरा उसको खत्म करना तो संभव नहीं, बट हाँ, उसको दवाइयों से इम्प्रूव कर सकते हैं कि मरीज़ कुछ काफ़ी हद तक बेटर हो जाए। बट वो पूरा उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एज खास रिलेटेड तौर बीमारी, से एजिंग का है। खास तौर से हुँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो अल्कोहल यूज करते हैं। सपोज वो किसी पार्टी में, किसी क्लब में गए, वहां उन्होंने 10 लोगों से बातचीत की, और बड़े ढंग से उन्हें लगता है कि हमें कोई नशा भी नहीं है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। लेकिन हुँ। क्या क्या वो बातचीत हुई, अगर उनसे 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे शाम को पूछते हैं, कल आपकी मेरे से, वही पूछते हैं कि आपकी हमारे से बात हुई थी, तो उसको याद नहीं होता। ये क्या है?
ये बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पर्सन अल्कोहल एक लिमिट से ज़्यादा लेता है, तो उस अल्कोहल से ब्रेन पे टेम्परेरीली कुछ डल इफेक्ट होता है, जिससे कि वो जो उस वक़्त जो चीज़ वो काम कर रहा है, वो उसकी मेमोरी नहीं बना पाता। बेसिकली अल्कोहल की वज़ह से ब्रेन की नर्व्स की एक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, लॉन्ग टर्म भी और टेम्परेरी। इस केस में जो आप बता रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में जो ब्रेन के नर्व्स के सर्किट्स हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं। तो जो इस टाइम वो है, वो नशे की हालत में, जैसे हम बोलते हैं नशे की हालत में थोड़ा-सा इंटॉक्सिकेटेड या बोलते हैं, तो उस हम्म। कंडीशन में मरीज़ को अक्सर याद नहीं रहता कि उस टाइम उसने क्या किया, क्या बोला, किससे क्या कहा। फिर आप 3 दिन बाद जब वो ठीक होगा, उसका नशा उतर जाएगा उसका अल्कोहल का, तो उसे याद नहीं होगा क्योंकि उस टाइम अल्कोहल की वज़ह से उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसका सिंपल रीज़न है कि इंटॉक्सिकेशन, इसको अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं कि ब्रेन उस टाइम टेम्परेरीली ठीक नहीं चल रहा और जब उसका असर उतर जाएगा ब्लड से, अल्कोहल निकल जाएगा बॉडी से, तो वो रिकवर होगा। बट उस टाइम लेकिन की चीज़ ऐसे वो लोग बात तो करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी हुँ, अपना चलाते हैं उसके कंज्यूम करने के बाद, और बड़े हुँ, आराम से सब नॉर्मल बातचीत करके जाते हैं। हुँ, लेकिन बाद में नेक्स्ट डे उन्हें नहीं ध्यान होता कि हमने किससे क्या डायलॉग किया था, क्या हुँ, किस टॉपिक पे राइट। बात की थी, या क्या एग्जैक्टली हमारे वर्डिंग्स थे, या क्या हमें बताया गया था, क्या हमने बोला था। तो ये, और बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई लड़खड़ा रहा है या वो कोई उसके हाथ पैर डाउन हो गए हैं। नॉर्मल उसको लगता है कि मैं नॉर्मल मतलब कंजम्पशन हुँ, मैंने किया है, हुँ, उसके हुँ। बावजूद भी होता है। तो ये माइंड का ही कोई नसों हाँ, का ये गड़बड़ है। ब्रेन ये देखिए ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, क्या होता है जब भी कोई अगर कोई मात्रा ज़्यादा भी नहीं ले रहा, अगर कुछ लोग थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अल्कोहल कई महीनों, सालों तक लेते हैं, तो ब्रेन के कुछ हिस्सों में उसका असर आता है, उधर की नसें थोड़ी वीक हो जाती हैं। उसकी वजह से ये मेमोरी का फंक्शन डिस्टर्ब होने का चांस है, तो ऐसे मरी लोग जब बाद में भी थोड़ी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, वैसे वो देखने में आराम से सीधे चल रहे होंगे, गाड़ी भी चला लेंगे, उतना इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, बट वो क्योंकि वो मेमोरी के सर्किट्स अल्कोहल की वजह से वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से दिक्कत होती है। और दूसरा कारण एक होता है अल्कोहल लेने से कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी बॉडी में हो जाती है और वो डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन को डैमेज होता है। तो इन कारणों से जो लोग लॉन्ग टर्म अल्कोहल लेते हो मगर चाहे वो क्वांटिटी लिमिटेड ही रहते हो, उससे ब्रेन के कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मेमोरी प्रॉब्लम आता है। तो वो मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता, उसके वो साथ मेड साथ मेडिसिन लेना शुरू कर दें, अगर उससे वो कुछ। उसमें देखिए उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें अल्कोहल उनको बंद करनी पड़ेगी जो क मूल कारण है और उनको साथ में कुछ विटामिन हाइड्रो सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कुछ केसेज़ में जिनमें डैमेज बहुत ज़्यादा हो गए उसमें इम्प्रूवमेंट पूरा नहीं होता। बट अगर वो अल्कोहल इंटेक कट ब बंद कर दें स्ट्रिक्टली उन पर नज़र रखी जाए कि नहीं ले रहे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और विटामिन सप्लीमेंटेशन से उस मेमोरी लॉस को काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और कोई बीमारी है, मैं नाम नहीं, आपको मालूम होगा, जिसमें जो ओल्ड एज में हो जाता है, जिन्हें बिल्कुल ही मेमोरी लॉस हो जाता है। मीन्स उनको यही नहीं पता होता कि मेरा घर में टॉयलेट किधर है, या ये सामने वाला कौन है, वो पहचान नहीं पाते हैं अपने रिलेशंस में भी, रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को। बहुत सारी चीजें वो भूलने लगते हैं। तो वो कोई अलग से बीमारी, वो भी क्योरेबल नहीं है। ये भी जो आप बात कर रहे हैं लक्षणों की, ये भी डिमेंशिया का एडवांस स्टेज होता है। इसको हम एडवांस डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें ब्रेन जो बीमारी है इतनी ज़्यादा ब्रेन इतना इफ़ेक्ट हो चुका है कि मरीज़ बेसिक भी अपना ध्यान नहीं रख सकता। वो उसे खाना कब खाना है, उसे नहाना कब है, अपनी देखभाल नहीं करेगा, अपने कपड़ों में यूरिनस टूल्स पास कर लेगा, उसे ये नहीं पता आस-पास कौन है। तो ये एडवांस स्टेज जो डिमेंशिया में होता है, जब मरीज़ बोलता भी बहुत कम है। जब ब्रेन का फंक्शन इतना पुअर हो गया कि वह अपने घरवालों तक को नहीं पहचानता, उसे अपना रूटीन नहीं पता, उसे क्या करना है, मैं कौन हूँ। तो ये हम्म। बेसिकली एडवांस्ड बीमारी का इंडिकेटर होता है। वो डिमेंशिया का ही एडवांस स्पेक्ट्रम है डिलेड स्टेजेस में, लेट स्टेजेस में। डॉक्टर उसी साहब, बीमारी का ही एक और अंतर प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स में है, जैसा जहां से मैंने बात शुरू की थी कि हमारे यंग लॉयर की ब्रेन हेमरेज से डेथ, आजकल यंगस्टर्स जो हैं जिम जाते हैं, और जिम जाने में एक जाना ठीक है, लेकिन वहां क्या है, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स हैं जो आ रहे हैं मार्केट में। तो क्या वो सप्लीमेंट्स भी कहीं माइंड पर असर डालते हैं? देखिए सप्लीमेंट्स का जो इफ़ेक्ट है ब्रेन पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, बट हाँ, कुछ रिसर्च में अभी पढ़ रहा था और रिसर्च में कुछ जगह पाया गया कि कुछ तरह के सप्लीमेंट से ब्रेन का जो मेमोरी फंक्शन है इम्पेयर हो सकता है। बट यूजुअली जो सप्लीमेंट्स का इफ़ेक्ट बॉडी में हार्मफुल है वो और ऑर्गन से होता है, तो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है। जैसे कि कुछ सप्लीमेंट से लिवर में स्वेलिंग हुई, लिवर डैमेज होता है। कुछ सप्लीमेंट्स में ऐसी दवाएँ होती हैं जो किडनी को डैमेज कर देती हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ता है, तो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। तो अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन उसमें क्या चीज़ डली है, कितनी मात्रा में है और उसमें क्या-क्या चीज़ें मिक्स की हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें लेकिन वो कि ब्रेन हेमरेज का कॉज नहीं हो सकती, या बहुत ब्रेन रेयर हेमरेज का चांस है। कॉज़ इनडायरेक्टली हो सकता है। जैसे मैंने कहा कुछ दवाइयों से वो फैट बर्न करती हैं, जो पेट के आस-पास का चर्बी को गलाने की दवाइयाँ सेलिब्रिटीज़ खास तौर से लेते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों की एक्सरसाइज़ करते कोलैप्स करके डेथ हो गई। तो उसमें एक रीज़न ये हो सकता है वो जो फैट बर्न करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, उनसे बीपी और हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। तो उससे कभी-कभी अचानक ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है।
तो इनडायरेक्टली वो लिंक्ड है, जैसे कि मैंने कहा। अचानक बीपी बढ़ेगा, हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। या उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या चक्कर खा के मरीज़ गिर सकता है, अचानक कोलैप्स कर सकता है। एमआई हो या हार्ट अटैक हो सकता और है। और कोई ऐसी माइंड से रिलेटेड डिसीज जिसको हम पहचान नहीं पाते हो, आपकी नजर में कोई ऐसी हो जिसको आम आदमी पहचान ले कि भाई मुझे कुछ अपना माइंड का चेकअप कराना है या मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई लक्षण आदमी की बॉडी में सिम्टम्स कुछ आते हैं जो देखिए, नेरोलॉजी के अंदर मोटे-मोटे स्ट्रोक का तो हमने बातचीत कर ली, स्ट्रोक, डिमेंशिया और एक बीमारी होती है वो मतलब पहचान में आ जाती है, दिमाग का इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं सीएनएस इन्फेक्शन, जिसमें कि मरीज़ को बुखार, सुस्ती, सर दर्द, उल्टी, दौरे ये सब लक्षण हो सकते हैं। बट ऐसे मरीज़ जनरली काफ़ी सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये जनरली ऐसे मरीज़ों के परिवारजन उनको डॉक्टर की सलाह के पास ले जाते हैं, तो उसमें टेस्ट करने से वो ठीक हो जाता है। दूसरी एक बीमारी जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो है एपिलेप्सी या दौरे। जो टिपिकल मिर्गी के दौरे थे, वो तो सबने देखा होगा, हाथ-पैर में झटका मिला, वो इंसान नीचे गिर जाता है, मुँह से झाग आ रहा है। मगर कुछ किस्म के एपिलेप्टिक फिट्स ऐसे होते हैं, जिनकी में ये लक्षण नहीं होते, मगर वह और सिम्पटम होते हैं। जैसे कोई बच बैठे-बैठे थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आदमी ब्लैंक हो गया और फिर 10 सेकंड बाद ठीक हो तो उसे याद नहीं उसने क्या किया। या 10 सेकंड देखते-देखते उसका थोड़ी देर के लिए हाथ चला, 2 सेकंड रुक गया। तो ऐसे में वो उसके फैमिली मेंबर्स बोलेंगे जी ये बच्चा है तो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में ठीक नहीं है। टीचर कह रही है कि बैठा तो है, बट क्लास में ध्यान नहीं था, उसको कुछ याद नहीं है। या अगर काम कर रहा है तो जी काम में ध्यान नहीं होता, इसको मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा। तो कई बार इस तरह की माइनर फिट्स की जो बीमारियाँ होती हैं, वो कभी-कभी प्रॉपर वो जैसे बड़े मिर्गी का अटैक होता है वैसे नहीं होती, तो इनको पकड़ने में मुश्किल होती है। तो अगर ऐसे मरीज़ों में कोई बच्चा बिना कारण के देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस पढ़ा स्कूल में कम हो रही है, कॉलेज में वीक हो रहा है या जॉब में कोई काम नहीं कर रहा है, तो कभी-कभी माइनर फिट्स की बीमारी ऐसे लोगों में हो सकती है। तो ऐसे में एक एक स्पेशलिस्ट से परामर्श करके उसके बारे में पता कर लेना आवश्यक है। तो ये एक थोड़ी डॉक्टर बीमारी है साहब, जिसके एक बारे में एक लोगों को और अवेयरनेस बस मैं एक और पूछूंगा बात। एक हुँ, आता है कि माइंड में मतलब सिर में कोई चोट लग गई, और अक्सर ये बोला जाता है हमारे लोग को उसमें आम आदमी भाषा में कि सिर में क्लॉट आ गया, कोई गांठ पड़ गई है चोट की वजह से, जैसे आदमी सोते हुए नीचे गिर गया और कहते हैं कि इसके माइंड में क्लॉट आ गया। तो व्हाट इज दैट क्लॉट सिस्टम, मतलब क्या होता है उसमें और उसका क्या क्योर हो सकता है? ऐसा होता है कि देखिए चोट चोट लगने लग से? जी। जैसे अगर किसी का जैसे कोई मोटरसाइकिल या बाइक पे जा रहा है और वो बहुत तेज़ी से जा रहा है और टकरा के गिर गया, जैसे जी। एक्सीडेंट हो गया रोड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, उसमें जी। अंदर अचानक ज़ोर से इम्पैक्ट होने से अंदर खून खून की नसें फट जाती हैं दिमाग के आस-पास की और वो खून इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ लोगों में तो छोटे-छोटे मामूली धब्बे होते हैं जो कि अपने आप सूख जाते हैं। कुछ में ब्लीडिंग कभी भी इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ बेहोश हो सकता है, कोमा में जाता है और उसकी सर्जरी करके वो उस खून को निकालना भी पड़ता है। तो ये बेसिकली एक तरह की चोट है, जैसे किसी भी शरीर के हिस्से में चोट लगेगी तो नील पड़ जाएगा या नस फट सकती है, खून बह सकता हम्म। है। उसी हम्म। तरह से दिमाग के अंदर भी ऐसा हो सकता है। यूजुअली ये कोई किसी ने या तो एक्सीडेंट हुआ और ट्रैफिक का या फिर किसी ने कोई डंडे से या लोहे की रॉड से मतलब किसी को मारने की कोशिश की हो। मतलब यूजुअली मामूली चोटों से दिमाग के अंदर इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है अनलेस कोई बहुत ज़ोर से चोट लगे या फिर उसका मरीज़ का खून पतला है, कोई खून पतला करने की गोली खा रहा है, जो ब्लड थिनर्स लोग खाते हैं हार्ट अटैक के लिए, उनको अगर नहीं, चोट लगती है उनको ब्लीडिंग क्लॉट तो मेरे ही परिवार में मेरे नाना जी थे, वो बताया कि वो सो रहे थे, गिर गए और उनको माइंड में क्लॉट आ गया, ऑपरेट किया गया, उनका पूरा सिर खोला गया, हुँ। कुछ ऐसा था। तो वो 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 क्या है क्लॉट, ये वो एक दवाइयों स्पेशल से ठीक नहीं हो सकता? वो एक स्पेशल सिचुएशन है, ये एजेड लोगों में जो 70-80 साल से ऊपर के वृद्ध लोग होते हैं, जी। उनकी खून की नसें काफ़ी उनका दिमाग सिकुड़ा हुआ होता है और दिमाग के आस-पास जगह ज़्यादा होती है और उनकी खून की नसें कमज़ोर होती हैं। तो उनका माइनर जैसे दरवाज़ा स सर द दीवार पे लगने से माइनर ट्रॉमा से उनके अंदर दिमाग में ब्लीडिंग होती है। क्योंकि उनकी खून की नसें कमज़ोर है तो ब्लड वो इकट्ठा होता रहता है और दिमाग क्योंकि सिकुड़ा होता है, दिमाग और खोपड़ी के बीच में जगह बहुत होती है। तो खून काफ़ी बह जाता है और काफ़ी इकट्ठा होता है, इसमें कई बार उनका फिर ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। अगर वह हल्का है तो फिर कई बार वो दवाइयों से कुदरती सूख भी जाता है। बट ज़्यादा ये जो बड़ी ये जो ऑपरेशन है क्लॉट को निकालने का, क्लॉट को रिमूव करने का, अगर माइंड में आ गया तो ये काफी बिग ऑपरेशन माना जाता है, सर बड़ा ऑपरेशन। सर्जिकल एंगल से मेजर नहीं है, डेफिनिटली मरीज़ को एनेस्थीसिया मिलेगा मगर इतना सीरियस नहीं है क्योंकि वो सुपरफिशियली होता है और वो स्कल को थोड़े 2-4 उसमें छेद करके थोड़ा-सा जगह बनाते हैं और ब्लड को सक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो टेक्निकली इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बट हाँ, सर्जरी कभी-कभी करनी पड़ती है ऐसे लोगों में। क्योंकि वो ब्लड ज़्यादा आ जाता है तो प्रेशर करता है दिमाग से तो उससे मरीज़ को फिर बेहोश होने का, कोमा में जाने का रिस्क होता है, तो वो प्रेशर कम कुछ करने के लिए लोगों ब्लड को को वैसे ही निकालते हैं। चक्कर आ जाते हैं, कुछ लोग हैं नॉर्मल, बिल्कुल रूटीन में चल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है उनको, और कई बार उनको अचानक बैठे बैठे या चलते हुए या जैसे भी लेटे एकदम बैठे तो चक्कर आ जाना, ये भी क्या कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज है? हुँ। जिसको हम टेक्निकली वर्टिगो बोलते हैं, सबसे इसका आम कारण होता है, जो हमारी कान के अंदर के ऑर्गन्स हैं जिनसे हम सुनते हैं, हमें पता लगता है, उनके जो नसों के कनेक्शन दिमाग से होते हैं, वो
एक बैलेंस में मेंटेन होते हैं। जब दोनों साइड की कानों का जो कनेक्शन दिमाग से जो सर्किट है, वह किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका काफ़ी लोगों में कोई कारण क्लियर कट करार नहीं पता लगता है, उसकी वजह से चक्कर आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी ने झूला झूला या वो प्रगति मैदान में जो अप्पू घर था, वहाँ घूमे झूला, वैसे चक्कर, वो नॉर्मल चक्कर आता है। जो कि उसमें हम जो हमारी बॉडी का हेड का सडन मूवमेंट होता है, तो वो जो ऑर्गन्स बैलेंस की और हेयरिंग की वो स्टिम्युलेट होती है, ब्रेन में पल्स आता है, तो हमें चक्कर आता है, जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। ये नॉर्मल वर्टिगो है। मगर अगर कोई नॉर्मली बैठ रहा है, करवट लेके उठ रहा है, तो उसमें भी बहुत तेज़ चक्कर आना है। इसका मतलब कि वो नर्व्स जो है ओवर एक्टिव हो गई हैं। तो नर्व्स का इम्बैलेंस और ओवर एक्टिविटी की वजह से जो कान से दिमाग में जा रहा है, दिमाग को महसूस होता है कि चक्कर है, जबकि चक्कर का कारण नहीं बट महसूस करता है, उस चक्कर से मरीज़ परेशान होता है। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके हिसाब से मैक्सिमम क्योरेबल है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए, इसमें पैनिक होने की जरूरत? लोगों को जी लगता हाँ, है जैसे अगर स्पाइनल डिसीज और न्यूरोलॉजिकल डिसीज में जाएंगे तो कोई नसें छेड़ देगा डॉक्टर, लकवा मार जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ घबराने की नहीं, जरूरत तो ऐसा नहीं नहीं? है। देखिए, अगर अगर बीमारी का सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है और दवाई ठीक नियमित रूप से सुपरविज़न के अंदर सही से ली जाए, तो ज़्यादातर बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। और काफ़ी कभी बीमारियों में क्योर भी मिल जाता है, तो डिपेंड करता है बीमारी किस स्टेज पे आपने पकड़ी और किस तरह की बीमारी है। मगर सही टाइम पे पकड़ा जाना बीमारी का ज़रूरी है। सही तरह से डायग्नोस हो, इसके लिए ट्रीटमेंट कोई टाइम से हो रूटीन और प्रॉपर चेकअप कुछ अपने माइंड का, ब्रेन का करवाना, कोई ऐसा कोई टेस्ट है जैसे और चीजों के हैं, बीपी का है, शुगर का है, और जो एलएफटी है, केएफटी है, ऐसा कोई ब्रेन का कोई टेस्ट है तो नॉर्मल में साल 2 साल में आदमी करा ले कि मैं माई ब्रेन इज ओके? ब्रेन के देखिए कुछ टेस्ट हमने ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसा कोई प्रूवन रिकमेंडेशन तो नहीं है, मगर हाँ, ब्रेन में 1-2 टेस्ट होते हैं। एक बेसिक होता है एमआरआई। एमआरआई अगर हम करें 50-60 के बाद, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, बट अब देखिए हम चेक करना चाहें ब्रेन को अब स्क्रीन करने के लिए, साल 2 साल में एक प्लेन बेसिक एमआरआई स्क्रीनिंग टूल किया जा सकता है, अपना रीअश्योरेंस के लिए कि हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई अच्छा। मेजर अंदर चीज़ नहीं, बट ऐसा स्टैंडर्ड साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। एक बहुत ईईजी नाम का टेस्ट होता है, जिसमें ईईजी का टेस्ट होता है, जिसमें हम ईसीजी की तरह, हार्ट की तरह ब्रेन का रिदम रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे हम कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में पता लग सकते हैं। हालाँकि कोई प्रूवन टेस्ट ऐसा नहीं जो सारी चीज़ें पकड़ सके, क्योंकि न्यूरोलॉजी में ओके। बेसिकली मरीज़ के लक्षण क्या है, उस पे हम निर्भर करते हैं, वो नहीं। डायग्नोसिस बहुत करने के बहुत लिए। बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी डॉक्टर साहब, बहुत ही मैं समझता हूँ पब्लिक एट लार्ज इससे बड़ा लाभान्वित भी होगी। और हमारे चैनल का मकसद एक ही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मिथ्स में ना जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर क्योर करें, प्रॉपर उसको प्रिवेंशन करें। यही हमारा आज का मकसद था। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, इसी तरह और आपको मैं जानकारियां देता रहूंगा। आप देखते रहिएगा योर माइंड ओपनर चैनल। और अगर आपको ये कुछ अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स पे हम बात करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगेन थैंक